स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुत्वाकर्षण की सेकंड क्लास में। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने प्रतिपादित किया था और किस प्रकार से अपन ने जी की वैल्यू को देखा था और वो क्या क्या होती थी। तो आपने अभी तक अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके एक बार पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको यह लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि स्मॉल जी की विशेषताएं क्या क्या थी। आज अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में आगे कि कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध या रिलेशन क्या है, जी और जी में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, जब कैपिटल जी की बात हुई थी तो अपन ने कैपिटल जी कहाँ से आया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था F इक्वल्स टू जी m1 m2 या बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जहाँ से अपन ने इस प्रकार से जी को डेराइव किया था। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो दो पिंड है इसमें से एक पिंड अगर पृथ्वी है, ठीक है, जिसका मास मैं मान रहा हूँ कैपिटल M, और एक पिंड कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास मैं मान रहा हूँ m2, ठीक है, या m स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर ये F क्या हो जाएगा, तो अगर इस चीज़ के लिए पृथ्वी और एक किसी बॉडी के लिए मैं गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता हूँ और लेट सपोज इनके बीच की दूरी अगर r है, तो क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, डेट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को? यहाँ तक मैंने क्या किया, जो दो पिंड थे उनमें से एक को मैंने पृथ्वी माना है और एक को कोई दूसरी बॉडी माना है, यानी कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, तो उन दोनों के बीच भी आकर्षण का बल लगेगा जो कि F के इक्वल होगा। नाउ अगर ये अर्थ है, लेट सपोज ये अर्थ है और ये पृथ्वी किसी को अपनी तरफ खींचती है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो आपको पता है अभी जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, अगर इस वस्तु का मास स्मॉल m है तो इसके ऊपर एक त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ g, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा इक्वल टू क्या हो जाता है, mg। यदि कोई वस्तु a एक्सेलरेशन से त्वरण से चल रही हो और उसके पास अगर m होता है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर m इंटू a होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन हो और उसके पास कुछ मास हो, त्वरण हो और द्रव्यमान हो, तो वह हमेशा एक बल लगाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ठीक है, उसके द्वारा F बराबर m इंटू a होता है। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ न्यूटन के लॉ में, ठीक है, नहीं याद हो तो आप देख लीजिएगा। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समान अनुपाती होती है, जहाँ से अपन ने F इक्वल्स टू m इंटू a डेराइव किया था। ठीक है, तो अगर ये गति कहाँ थी, जब न्यूटन के लॉ की बात करी थी वो सब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हो रहे थे, और यहाँ पर अगर ये गति वर्टिकल हो जाए तो ये a इज कन्वर्ट टू हो जाता है g, तो यहाँ पर F इक्वल्स टू क्या लगेगा, mg। यानी कि यह जो दूसरी बॉडी थी अगर ये पृथ्वी की तरफ आ रही है, ठीक है, अगर ये पृथ्वी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, इसको मैं अगर इस तरीके से घुमा देता हूँ कि ये वो बॉडी हो गई और ये पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास m है, तो यह इसको अपनी तरफ खींच रही है। किस बल से खींच रही है, गुरुत्वीय त्वरण g से, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें त्वरण जनरेट होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो F बराबर mg होगा, यानी कि F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो पहले बोला था ये क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल, और ये कौन सा बल है, ये भी उनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल है, यानी कि दिस F आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं कि जी m बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया, सो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, आप स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। सो अगर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल g की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आई, कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g की जो वैल्यू आई वो क्या आती है, कैपिटल G इंटू m इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो g का मान है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस किस पर निर्भर कर रहा है, छोटे g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर,
पृथ्वी के मास पर एंड दैट आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की रेडियस पर, या बोल सकते हैं उन दोनों के बीच की दूरी पर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्मॉल जी का मान है यह कहीं भी उस वस्तु के मास पर निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए इसमें कहीं भी स्मॉल एम नहीं आ रहा है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं आप कि मान लो एक 10 kg का आपके पास कोई गोला है, लोहे का गोला, और एक हल्की सी रुई है। आप अगर इन दोनों को साथ में किसी हाइट से छोड़ते हैं, ठीक है, साथ में किसी हाइट से छोड़ते हैं तो दोनों सेम टाइम पर नीचे जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों पर जी क्या होगा, इक्वल लगेगा। क्यों? क्योंकि जी तो है और पृथ्वी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उनके बीच की प्रकृति या उनके बीच के माध्यम पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जी, दैट इज कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ दैट इज कांस्टेंट, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इट्स आल्सो कांस्टेंट। सो जी विल बी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाती है? 9.81 या 9.8 ही इसको कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स ए जी, और जी इज एसेलरेशन, और एसेलरेशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। या यहाँ से भी आप रखेंगे इसकी वैल्यू निकाल के तो जी का सेम वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो जी और जी के बीच रिलेशन क्या है, ये है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष जो मैंने आपको बताया कि अगर दो अलग अलग भार वाली या एक रुई फॉर्म जो होता है उसको साथ में आप अगर एक 10 kg का लोहे का पत्थर या कुछ भी चीज़ें साथ में छोड़ेंगे, लोहे का टुकड़ा, तो छोड़ने पर दोनों चीज़ें साथ में अर्थ पर पहुंचेगी, क्योंकि दोनों पर जी बराबर लग रहा है। जी उस वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा होता तो नहीं है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब अपन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ें वेरी कर जाती है। बट अगर आप निर्वात में ये काम करके देखेंगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम, यानी कि मास ऑफ द अर्थ इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए जी का जो मान अभी आपने फाइंड आउट किया था वो है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यानी जी का जो मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जी पर, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मास उस बॉडी का मास है जिससे अपन ने कंसिडर किया था, जैसे ये अर्थ के लिए निकाला था तो ये एम ऑफ अर्थ था, और आर जो था ये अर्थ की रेडियस थी। ठीक है, लेट सपोज ये आपकी अर्थ है और अर्थ की रेडियस जो है जो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होती है, अर्थ की रेडियस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो उस अर्थ के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो जी का मान, अगर इस अर्थ की जगह कोई दूसरा ग्रह आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल ग्रह आ जाए, तो उन सब के लिए मास ऑफ द ग्रह अपॉन उस ग्रह की रेडियस रहेगी, यानी कि जी का मान हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जी का मान हर ग्रह के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पहली बात जी क्या है? जी का मान में परिवर्तन क्या है? जी का मान हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि जी पृथ्वी के लिए कुछ और है तो मून के लिए कुछ और होगा, और कुछ अदर प्लैनेट्स दूसरे ग्रह के लिए भी डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जी किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर। ठीक है, तो मास और रेडियस दोनों बदलेंगे तो जी का मान भी बदल जाएगा, क्योंकि कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये तो हमेशा नियत रहेगा, बट मास यानी कि द्रव्यमान और रेडियस हर ग्रह की अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उस ग्रह का जी जो है वो निकल के अलग अलग आ जाएगा। तो याद रखिएगा हर ग्रह का जो जी है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। सो इसका सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे, लेट सपोज ये आपकी अर्थ है और ये इसकी रेडियस है आर, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसकी रेडियस है आर, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब अभी आपकी जो बॉडी कंसिडर किया गया है वो यहाँ के लिए किया गया है जहाँ की हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में क्या थी? नेग्लिजिबल थी। ठीक है, अपन ने जो काउंट किया है, जैसे आप सब बॉडी के लिए देखते हैं कि अपन जहाँ भी खड़े हैं अर्थ में, एक मंजिल पर दूसरी मंजिल पर चले जाओ तो जी के
मान में कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर है और उसके रेस्पेक्ट में 100 मीटर 200 मीटर कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो वो सब उसके लिए क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट अगर आप कुछ कंसिडरेबल हाइट पर चले जाओ, लेट सपोज आप एक हाइट पर चले गए जो इससे कुछ वैल्यू रखती है, लाइक 3200 किलोमीटर चले गए, 800 किलोमीटर चले गए, ठीक है, कुछ हाइट पर चले गए, कुछ भी हाइट हो, एक निश्चित हाइट पर चले गए जो नेग्लिजिबल नहीं हो, ऐसी हाइट जिसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सके। आपकी बॉडी लेट सपोज इस बार यहाँ पर है स्मॉल एम, ठीक है, ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से आप कुछ ऊंचाई h पर गए हैं तो यहाँ पर g के मान में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली g क्या है, कैपिटल G m/r², ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पृथ्वी का मास और पृथ्वी की रेडियस, ठीक है। अब हाइट h पर h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, कितना होगा देखते हैं। h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, मैंने मान लिया वह g डैश है, ठीक है। तो g डैश क्या होगा, g m अपॉन क्या आ जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ये क्या होती है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की आप दूरी देखेंगे तो ये क्या हो रही है, r प्लस h, तो r प्लस h का स्क्वायर। बहुत सिंपल से तरीके से आप दिख रहा है, आपको पता है कि जो g होता है वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, g जो है वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले यहाँ पर r था, अब r में कुछ ऐड हो गया है, यानी कि r का मान जो है वो बढ़ गया है, तो g का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। r का मान यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है, यानी r का मान इंक्रीज हो गया तो g का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ाने पर, ऊंचाई पर जाने पर h का मान बढ़ाने पर g का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर g का मान कम होता है, ओके। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर g का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा। आप किसी पर हाइट, किसी भी हाइट पर चले जाओ जो कुछ कंसिडरेबल हो, कंसिडरेबल का मतलब जैसे मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं 1 किलोमीटर की हाइट पर गया तो 6400 के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में होता है, तो वहाँ पर आप उसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। बट आप कुछ हाइट पर चले जाएं, लाइक 3200 किलोमीटर हो गया, तो वहाँ पर जी का मान में चेंजेस हो जाएगा। या 800 किलोमीटर तक आप चले जाएँ, ठीक है, तो आप 800 किलोमीटर तक जाएंगे तो भी वो इसका 1/8 हो जाएगी, तो भी कंसिडरेबल होगा, तो वहाँ पर जाने पर जी का मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि आप सिंपल सा निष्कर्ष, कंक्लूजन के तौर पर यह बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाया जाता है जी का मान कम होता जाता है, ठीक है। यानी कि जी का मैक्सिमम मान कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की जो सरफेस होती है वहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है वह मैक्सिमम होती है। सेकंड बात करते हैं, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। अभी जो आपने देखा पहला पोर्शन कि जिस प्रकार आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जा रहे थे तो कुछ परिवर्तन हो रहा था, इस बार आप इस प्रकार से अंदर जाएंगे। लेट सपोज आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर आ गए तो क्या परिवर्तन होगा। यह पृथ्वी का मास है, ये इसकी रेडियस है r, तो यह हाइट आप देखेंगे, यह हाइट कितनी बच रही है, r माइनस h, हाइट क्या बचेगी, r माइनस h, ठीक है। आप अभी यहाँ पर है, यानी कि आपके लिए जो सूटेबल अर्थ होगी वो यही होगी, यही आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये बाहर की अर्थ आपके लिए फोर्स नहीं लगाएगी क्योंकि इसका मास कंसीडर नहीं होगा। आप अगर इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर है तो ये इतनी जो है ये इसके लिए आपके लिए काउंटेबल नहीं है। तो ठीक है, देखिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जी की बात करता हूँ, तो जी इक्वल टू क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर या स्मॉल आर इसको नाम दे देते हैं, हर जगह अपन स्मॉल यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल आर यहाँ पे देखें। अगर मैं पृथ्वी की मास की बात करता हूँ, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व या घनत्व इंटू आयतन। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उसका आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है, यानी कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, गोलाकार। अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी इक्वल टू जी, इस एम की जगह में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है।
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जी का मान क्या बचा है, जी इंटू 4/3 पाई आर इंटू रो। डेंसिटी भी लिखेंगे यहाँ पे, मास इंटू डेंसिटी होता है। तो जी जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है 4/3 पाई आर रो। ठीक है, अब आप पृथ्वी की सतह से गहराई पर चले गए हैं, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की सतह से गहराई पर चले गए तो आपकी रेडियस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जो जी डैश है, ठीक है, कहाँ पर है, एच गहराई पर, एच गहराई पर जी इक्वस टू मैंने क्या माना, जी डैश। तो जी डैश कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, और आर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस एच। ठीक है, यानी कि जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का मान कम होता है। कंसीडर क्यों करा मैंने यहाँ पर इसका मास, क्योंकि मैं जब पृथ्वी की सतह से गहराई पर जा रहा हूँ तो पृथ्वी भी छोटी होती जा रही है। आप अगर यहाँ बैठे हैं पृथ्वी की सतह से इतनी गहराई पर, तो आपके लिए जो पृथ्वी होगी जिसका मास काउंट होगा वो यही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का आकार भी छोटा हो जाएगा। आप यहाँ आकर बैठ गए हैं तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये नहीं काउंट होगा, मास काउंट नहीं होगा। और पृथ्वी की डेंसिटी कांस्टेंट है हर जगह पर, इसलिए मैंने उसको रो ले लिया। इसका शेप गोलाकार है तो 4/3 पाई आर क्यूब हुआ। तो यहाँ से ये निकल के आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी आपके माइंड में ये डाउट हो रहा होगा कि सर ऐसा कुछ था तो आपने जब ऊपर गए थे तब क्यों नहीं लिया था। तो देखिए, जब ऊपर जा रहे थे तब रेडियस, मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, जब आप पृथ्वी की सतह से इस प्रकार से ऊपर जा रहे थे तो ऊपर पृथ्वी का मास नहीं बढ़ रहा था, मास तो वही था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मास भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सो 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस करें। पहला पॉइंट था पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, दूसरा गहराई पर जाने पर जी का मान भी कम होता है। ठीक है, ऊपर जाने पर भी जी का मान कम होता है, नीचे जाने पर भी जी का मान कम होता है। तीसरा है पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण। अब पृथ्वी के आकार की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो कुछ शेप है वो एग्जैक्ट गोलाकार नहीं है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो रेखा होती है इसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और यह जो रेखा होती है, ठीक है, इसके ये जो बिंदु होते हैं इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुव। और ये जो होती है भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, तो अगर मैं भूमध्य रेखा की रेडियस की बात करूं तो देखिए ये त्रिज्या इसकी रेडियस होगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आर भूमध्य रेखा। ठीक है, और अगर यहाँ बात करूँ पोल की तो ये हो जाएगा आर पोल या ध्रुव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रेडियस जो है वो भूमध्य रेखा की क्या है, ज़्यादा है, किससे, रेडियस एट पोल से। ठीक है, इसका मतलब जी का जो मान है, जी क्या होता है, जी m/r² इस रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो जी क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि रेडियस ज़्यादा तो जी कम, जी ज़्यादा तो आर कम। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि भूमध्य रेखा की जो रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जी जो होगा भूमध्य रेखा का वो क्या होगा, कम होगा, किससे, जी एट पोल। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो जी है वो ज़्यादा होगा यहाँ के जी से, यहाँ का जी कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ का जी कम होगा, यहाँ की रेडियस कम है तो यहाँ का जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर का मान क्या है, ज़्यादा है तो जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर क्या है, आर का मान क्या है, कम है, तो जी का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नहीं सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, रेडियस ज़्यादा है भूमध्य रेखा पर तो जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जी क्या है, कम है, तो देखिए ध्रुव पर रेडियस क्या है, कम है, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जी मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर। ये साइन क्या है, बड़े का है, तो जी मैक्सिमम कहाँ है, पोल पर। ठीक है, और जी मिनिमम कहाँ है, भूमध्य रेखा पर, ये याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, पृथ्वी पर जी मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ होता है, एट पोल,
और जी मिनिमम जो होता है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जी का जो पृथ्वी पर अधिकतम मान होता है वो ध्रुवों पर होता है और मिनिमम मान होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम। तो जी का मान यानी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मान में क्या हो रहा है, कमी आती जा रही है। तो जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं जी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, सो 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पृथ्वी के आकार के कारण भी आपने देख लिया। 4th पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, तो इसमें घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान जो है वो क्या होता है, कम होता है। इसका डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, यहाँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान क्या होगा, कम होगा। सो 4 पॉइंट अपन ने देखे। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, ध्यान से देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जी का मान कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर, गहराई पर क्या होगा, जी का मान अगेन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तीसरा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूमने के कारण जी का मान कम होता है, स्पीड बढ़ती है, कम होता है। ठीक है, और जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर, ध्रुव पर। ठीक है, और जी का मान मिनिमम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। यानी कि पृथ्वी के आकार के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट भी याद रखिएगा ये घूर्णन गति वाला, कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है, घूर्णन गति बढ़ने के कारण, ठीक है, जी का मान कम हो जाता है, और अगर घूर्णन गति कम हो जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट है कि जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। अब पृथ्वी के केंद्र पर आप जाएंगे यानी कि आर का मान क्या हो जाएगा, 0। सो जी इक्वस टू क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी कि 0। तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और जी अगर 0 हो जाए तो इसे कहा जाता है वेटलेसनेस, वेटलेस कंडीशन। ठीक है, भारहीनता, क्या कहा जाता है इस कंडीशन को, भारहीनता को। यानी कि वहाँ पर वस्तु का भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी भी वस्तु का भार 0 होगा, पर याद रखना द्रव्यमान इज़ नॉट इक्वल टू 0। द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होता है। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उसका भार 0 हो जाएगा। इसे ही वेटलेसनेस कंडीशन कहा जाता है। वेटलेस यानी कि भारहीनता की कंडीशन, यानी कि वहाँ पर आप किसी वस्तु पे जी फील नहीं करोगे, जी नहीं होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जी के मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताई है। ठीक है, सो सारी चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा, हर जगह से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलता है। ओके, सो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जी से रिलेटेड और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि केपलर की गति के नियम हो गए, और कुछ लिफ्ट में व्यक्ति को अपना भार कब कम ज़्यादा लगता है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।